मैं अपनी रंजना बुआ को बहुत मानता था, इसलिए जब मेरे कॉलेज की छुट्टियां होती थीं तो मैं भाग कर रंजना बुआ के यहाँ जाता था। उनका घर बहुत बड़ा था। उनके गांव में मौज मस्ती करने में बहुत ही मज़ा आता था। दिन भर खेलना कूदना। वहाँ पर मेरे बहुत अच्छे अच्छे दोस्त भी थे, इसलिए उन दिनों मैं अपने बुआ के घर घूमने गया था। मेरी सीमा दी थी। वह देखने में बहुत सुंदर तो नहीं थी। वो बहुत मोटी और बहुत काली थी, पर वह दिल में की बहुत अच्छी थी। हमेशा खुश मिजाज रहती थी। वो पढ़ाई में भी तेज थी। मैंने देखा था कि गांव में अक्सर लड़कियां ऐसी ही सांवली और बदसूरत दिखाई देती थीं, पर जो गोरी और अच्छी रहती थी वो बहुत कम दिखती थी। कुछ दिनों बाद तो वह भी नहीं दिखती थी। पर मैं तो बस वहाँ खेलने कूदने और दोस्तों से मिलने जाता था। पर इस बार सीमा दीदी की उदासी देखकर मेरा बुआ के घर जरा भी मन नहीं लग रहा था, क्योंकि मैं कितना ही बाहर घूमता फिरता, पर जब भी घर आता तो सीमा दी मेरे साथ बाहर सामान लेने जाती थी। मुझे खूब खिलाती पिलाती थी। मेरे फूफा जी बहुत खुश रहते थे, क्योंकि मेरे सीमा दीदी अकेली थी, उनको भाई नहीं था, इसलिए मुझे बहुत सब लाड प्यार करते थे। मैं मेरे फूफा जी जिस कंपनी में काम करते थे मुझे अपने साथ ले जाते और कहते कि देखो सूरज, तुम्हें भी बड़े होकर ऐसे ही कंपनी का मालिक बनना है और अपने माँ बाप को खूब अच्छे से रखना है। इस बार मैं अपनी बुआ के घर 4-5 सालों बाद आया था, पर जब मैं 4-5 सालों पहले आता था तो घर और गांव का रौनक कुछ और ही था। पर इधर 5 सालों पर आने के बाद पूरे गांव में जैसे सन्नाटा छाया हुआ था। पर बुआ के घर वाले तो खुश रहते थे, पर मेरे आने के 15 से 20 दिन बाद से सीमा दीदी बहुत उदास रहने लगी। यह देखकर बुआ पूछती कि सीमा, कोई तकलीफ़ है, तबीयत खराब है तो बताओ, डॉक्टर को दिखा दो। पर सीमा दी भाग जाती और कमरे में बैठकर रोने लगती। मैं भी पूछता कि आप मुझे नहीं बताएंगी दी, किसी ने कुछ कहा क्या? क्योंकि मुझे लगता था कि दीदी इतनी काली और इतनी मोटी है तो हो सकता है कि कोई दीदी को चिढ़ाए हो और यह बात दीदी के मन को लग गई हो। पर वो मना कर देती कि सूरज, ऐसी कोई बात नहीं है, तू बस अपनी पढ़ाई कर, खेलो कूदो, क्योंकि तेरी छुट्टियां ख़त्म होने वाली हैं और तुझे अब अपने घर भी जाना है। मैं दीदी के पीछे पड़ा रहता था, पर दीदी कुछ भी नहीं बोलती थी। धीरे धीरे 1 महीने बीत गए, पर सीमा दीदी की उदासी देखकर अब मेरी बुआ बहुत ज़्यादा उदास रहने लगी। पूछती तो दीदी कुछ भी नहीं बोलती थी। एक बार मैं बुआ और फूफा जी के पास गया और बोला कि सीमा दीदी को समस्या क्या है, आप लोग प्लीज़ कुछ पूछिए उनसे। मेरी बुआ को लगा कि सच में बहुत बड़ी बात हो रही है क्या। वह जाकर दीदी को बहुत दबाव देते हुए पूछने लगी तो दीदी बोली कि मम्मी, अब बस सब कुछ खत्म हो गया। बुआ को जैसे कुछ समझ नहीं आया। बोली, क्या बकवास कर रही हो, क्या खत्म हो गया, बोलो। मुझे बहुत जोर देने लगी तो सीमा दीदी रोते हुए उठकर गई और अलमारी में से एक लाल सादा कार्ड लाकर उनके सामने रख दी। मैं भी वहीं पर खड़ा था। मुझे समझ नहीं आया कि लाल कार्ड है क्या, पर बुआ ने जैसे ही वह कार्ड देखा, देखते ही वो सन्न रह गई और माथा पकड़कर रोने लगी। कहने लगी, हे भगवान, अब क्या होगा। पर बेटी, यह कार्ड तुम्हारे पास कैसे आया? सीमा दी कहने लगी कि मुझे भी नहीं पता माँ, पर मेरे पास क्यों आया। दीदी तुरंत रोने लगी। मुझे इस कार्ड का राज कुछ समझ नहीं आया। मैं तुरंत पूछने लगा कि क्या बात है बुआ जी। पर बुआ बोले कि सूरज बेटा, तुम नहीं समझोगे। मैं बोला कि जब आप बताएंगी नहीं तो मैं कैसे पता चलेगा। बोलिए तो बात क्या है। तो बुआ मुझे अनसुना करते हुए तुरंत फूफा जी को बुलाई। फूफा जी आते ही वो कार्ड देखकर वो भी सन्ने रह गए और कहने लगे कि कार्ड मेरे घर में कैसे आ गया। मैं पूछने लगा, पर कोई नहीं बोला, इसलिए मैं भागकर अपने दोस्तों के पास गया, थोड़ा मन बहलाने के लिए। उन लोगों से बातें करने लगा, क्योंकि मुझे समझ ही नहीं आ रहा था कि घर में क्या हो रहा है। पर मेरा मन वहाँ नहीं लगा, इसलिए मैं तुरंत घर आया और सीमा दीदी को पूछने लगा कि दीदी क्या बात है, बताइए तो सही। तब दीदी कहने लगी कि सूरज, तू नहीं समझेगा, यह क्या हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं। तो मैंने कहा, तब आप रोती क्यों हैं और इस कार्ड से सब दंग क्यों रह गए। तो बोले कि तू अपनी बुआ से ही पूछ। मैं भागकर बुआ के पास गया। मैंने बोला कि बुआ, मैं मम्मी पापा को बुलाऊं क्या, कोई प्रॉब्लम हो तो बताइए, और इस लाल कार्ड में क्या है। तो बुआ वह बात बताई कि मैं हैरान रह गया। मैं अभी तक की अपनी पूरी ज़िंदगी में
कभी ऐसी चीज़ नहीं सुनी थी। मैंने पूछा कि पर बुआ ऐसे कैसे हो सकता है? वो कहने लगी कि वही ना बेटा, कुछ समझ नहीं आ रहा कि इस बार ऐसे कैसे हो गया। क्योंकि वो कहने लगी कि लाल कार्ड जिस भी लड़की को मिलता है वो लड़की महीने 2 महीने जाते जाते घर से गायब हो जाती है। फिर उसके साथ क्या होता है किसी को नहीं पता। पर बेटा यह लाल कार्ड उसी को मिलता है जो लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत और गोरी हो। जिसके घर में काली और बदसूरत लड़की पैदा होती है वहाँ सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश रहते हैं। पर जिसके घर में सुंदर और अच्छी लड़की होती है वह अपने आप को बहुत ज़्यादा कोसता है कि मेरे घर में सुंदर लड़की क्यों हो गई। पहले भी होता था पर सालों में कभी, पर अब तो हद ही हो गई है। इसी वजह से बेटा मैंने पूछा, पर कहाँ गायब हो गए जाते हैं? कुछ पता चला आप लोगों को? आप लोगों ने पता नहीं किया? तो कहने लगी कि बेटा यह 2-3 सालों में इतना ज़्यादा और इतनी तेज़ी से हो रहा है कि हम लोग समझ ही नहीं पा रहे हैं। और लाल कार्ड के बाद जब लड़की गायब होती है तो वे लोग कागज़ छोड़ते हैं और उसमें लिखा रहता है कि अगर ये बात गांव के बाहर गई या पुलिस के बताए तो सभी के साथ बहुत बुरा होगा, सारा परिवार खत्म हो जाएगा। इसलिए इस गांव के बाहर ये बात नहीं जानी चाहिए। बुआ कहते कहते रोने लगी। इस बात से एक बात तो समझ में आ गई कि कोई तो है जो खूबसूरत लड़कियों को ले जा रहा है, पर यह कौन ले जा रहा है अब तक गांव में किसी को पता नहीं चला। लेकिन जब वो खूबसूरत लड़कियों को ले जाता है तो मेरी दीदी को क्यों ले जा रहा है? मेरी दीदी तो दिखने में भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। इसी बात से बुआ, फूफा जी और मेरी सीमा दीदी भी बहुत ज़्यादा हैरान थी। अब इस बारे में मैंने अपने दोस्तों से बात की और बड़े ही शांति से मैं पूरे गांव में घर घर जाकर यह पूछने लगा जिसके जिसके घर से लड़कियां गायब थी। पर सभी यही कहते कि हमें नहीं पता कि हमारी लड़की कहाँ गई, आज तक वह वापस नहीं आई। पर ऐसे कौन ले जाता है और कैसे चली जाती हैं कि इतना बड़ा गांव किसी को पता ही नहीं चलता। हम सबको खुद नहीं समझ में आता कि वो लोग कब आते हैं और हमारी लड़कियों को उठाकर ले जाते हैं। हम लोग पहरा भी देते हैं पर अचानक से जैसे नींद आ जाती है और वे लोग उठा ले जाते हैं। मैं तो सीमा दीदी से बहुत छोटा था पर मैं दीदी को ऐसे नहीं देख सकता था, इसलिए मैंने दीदी को बोला कि आप हिम्मत नहीं हारेंगी। जब वो गोरी और अच्छी लड़कियों को ले जाता है तो आपको क्यों ले जा रहा है? मैंने दीदी से कहा कि मैं आपके साथ हूँ, वो लोग आपको कुछ नहीं कर पाएंगे। पर दीदी थी रोने लगी और बोली कि इतना बड़ा गांव जब कुछ नहीं कर पा रहा है तो तू क्या कर पाएगा? सूरज, मेरी ज़िंदगी ख़त्म है। मुझे नहीं पता कि वे लोग मुझे ले जाकर क्या करेंगे या मेरी सारी सुंदर सहेलियों को ले जाकर उसने क्या किया। गांव की सारी अच्छी लड़कियां गायब हो चुकी हैं, आज तक उनका पता नहीं चला। पर मैंने भी ठान लिया था कि मैं अपनी दीदी को ऐसे कहीं नहीं जाने दूंगा। जिस हिसाब से गांव वालों ने बताया था कि सभी अचानक से बेहोश हो जाते हैं, तो मैंने भी ठान रखी थी और अपनी बुआ फूफा को बिना बताए, क्योंकि अगर मैं उनसे कुछ कहता तो वे लोग मुझे कुछ करने ही नहीं देते और मेरे घर मुझे वापस भेज देते। और मैं इतना डरपोक नहीं था, वे लोग कभी भी आ सकते थे। इसलिए अपने दोस्तों के साथ मैं शाम का खाना पानी सब कुछ छोड़ दिया था और हमेशा मास्क लगा कर रखता था, क्योंकि किसी न किसी तरह वे सब लोग को बेहोश करते थे। और एक दिन वे लोग आ गए, वो सारे के सारे कुछ काले कपड़े पहन कर आए और सीमा दीदी को ले जाने लगे। मैं भी बिना कुछ बोले पीछे पीछे उनके चल दिया, क्योंकि वे लोग यही सोच रहे होंगे कि गांव के सभी लोग बेहोशी में हैं, क्योंकि मैंने देखा था कि उन्होंने पूरे गांव के लोगों पर कुछ स्प्रे किए थे और मेरे घर में भी किया था। पर मैं पहले से ही मास्क लगाकर सोया था। वे लोग जब दीदी को ले जाने लगे तो पीछे पीछे मैं भी चल दिया, क्योंकि अब मुझे देखना था कि ये हैं कौन और कहाँ ले जा रहे हैं। वो लोग गांव के पीछे वाले जंगल में दीदी को ले गए। मैं भी धीरे धीरे उनके पीछे जाता गया और मेरे सारे दोस्त भी मेरे साथ आ गए। हम लोग भी अपने पूरे इंतज़ाम के साथ गए थे। यहाँ पर जाते ही हम लोग हैरान रह गए, क्योंकि जंगल के पीछे कुछ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ थी और वहाँ पर ढेर सारी लड़कियों का जमावड़ा था। सारी लड़कियाँ बेहोश थीं। वहाँ पर सारे काले कपड़े पहने हुए आदमी थे, खड़े थे। हम बस 7-8 दोस्त थे। वहाँ पर पूरे 10 से 11 हट्टे कट्टे आदमी थे। वे हम लोगों को समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाहिए, इसलिए मैंने अपने 2 दोस्तों को पुलिस के थाने भेज दिया उन्हें बुलाने को। ये लोग बैठकर बड़ी खुशी से खाना पीना खा रहे थे और मौज मस्ती कर रहे थे। मैंने सुना कि वे लोग सुबह 5 बजे गाड़ियाँ लेकर निकल जाएंगे। अब मैं समझ गया कि वे लोग लड़कियों का धंधा करते हैं और ले जाकर उनके साथ गलत करते होंगे, बेच देते होंगे।
जो भी हो, मेरे दोस्त पुलिस को लेकर आ गए। पहले तो पुलिस वाले नहीं सुन रहे थे, पर बहुत कहने पर वे लोग आए और अचानक रेड मारे और सारे के सारे पकड़े गए। उसमें से मेरी दीदी अभी तक बेहोश थी। पुलिस ने सबको अरेस्ट कर गाड़ी में बैठाया। उन लोग अपने साथ बड़े बड़े बंदूक लिए थे, पर सब पुलिस वालों ने जब्त कर ली। और मेरी दीदी के साथ 15-20 लड़कियां जो थी, सबको होश में लाने की कोशिश की, पर अभी तक वे लोग बेहोश थी। इसलिए एम्बुलेंस बुलाई और सबको भर के अस्पताल ले जाया गया। जो सारे काले कपड़े पहने थे, मुंह ढके हुए थे, सबको पुलिस स्टेशन ले गए। हम सारे दोस्त भागकर अपने गांव आए और सबको पानी का छींटा देते हुए सबको जगाया। बुआ रोने लगी कि मेरी बेटी चली गई, मेरी बेटी को क्या करेंगे वो लोग, मेरी बेटी तो सुंदर भी नहीं थी। मैंने बोला कि बुआ दीदी सुरक्षित है, उनको हम लोगों ने बचा लिया, अब चलो जल्दी से हॉस्पिटल चलिए। वो बोले कि तूने कैसे बचाया। मैंने कहा वो सब बाद में बताऊंगा, अब चलिए। बुआ तुरंत भागकर गाँव लोगों के लिए और सब अस्पताल गए। सीमा दीदी के साथ गांव की सभी 4-5 लड़कियां थी और अलग जगह की लड़कियां भी थी। सबको धीरे धीरे होश आ जा रहा था। मेरी बुआ फूफा एकदम खुश हो गए, जैसे उनको जन्नत मिल गई हो। पूछने लगे कि कैसे पकड़े तुम लोग, यह कैसे चमत्कार हुआ। तो मैंने बताया कि मुझे लग रहा था बुआ कि वो लोग कुछ ना कुछ ज़रूर करते हैं जिससे कि गांव के लोग बेहोश हो जाते हैं, इसलिए मैं मास्क लगाकर सोया था और वे लोग कुछ गैस जैसे डाले, मेरे ऊपर असर नहीं किया। मेरे दोस्त भी ऐसे थे। हम लोगों ने पुलिस को बुलाया और सबको पकड़ के ले गए, सारे गांव वाले, और साथ में मेरे फूफा जी भी पुलिस थाने गए और मैं भी गया क्योंकि मैं देखना चाहता था कि वे लोग कौन है। मेरी बुआ सीमा दीदी के पास ही रुकी थी। वहां जाते ही पुलिस के लोगों से पूछा गया कि वे लोग कौन है, तो पुलिस ने कहा कि चलकर आप लोग ही देख लीजिए, आप लोगों ने यह सब हम लोगों से छिपाकर बहुत बड़ी गलती की थी। जब गाँव के लोग गए तो देखकर सभी हैरान रह गए, क्योंकि इनमें से 5-6 लोग तो गाँव के ही थे जो कि बहुत सीधे माने जाते थे। कहा गया कि यही लोग लड़कियों के पास में कार्ड छोड़ते थे और उस लड़की का परिवार बहुत ही हताश हो जाता था। तब यह लोग धीरे धीरे करके सबके घरों में बेहोशी का गैस छोड़ते थे और इन्हीं लोगों की मदद से गांव की लड़कियां गायब होती थी। वह लड़कियों को ले जाते, गलत धंधे में डालते और कुछ को बेच देते थे, कुछ तो मारी भी जाती थी और कुछ अभी कहाँ है नहीं पता। गांव वालों का गुस्सा इतना ज़्यादा था कि सभी को पकड़कर पीट कर मार डालते, पर पुलिस ने सबको कंट्रोल करने को कहा और कहा कि आप लोग जाइए, ये लोग अब ज़िंदगी भर जेल में सड़ेंगे। अगर कुछ ऐसी बात हो तो प्लीज़ पुलिस को ज़रूर बताइए। आप लोग डर जाते हैं, इसी वजह से इन सब का हौसला बुलंद होता है। तो फूफा जी ने पूछा कि ये लोग लाल कार्ड क्यों छोड़ते थे। तो पुलिस ने उन लोगों को धुलाई की। तब उन लोगों ने बताया कि वो लोग अपना खौफ फैलाना चाहते थे, क्योंकि वो उसी गांव को टारगेट में लेते थे जो बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ और बहुत ज़्यादा सीधे लोग थे। ये लोग अपना खौफ बनाना चाहते थे और मेरी बुआ के गांव वाले सच में बहुत ज़्यादा खौफ में थे और इसी खौफ और डर की वजह से उन लोगों का दिमाग काम करना बंद कर देता था, जिसकी वजह से वो लोग कुछ सोच ही नहीं पाते थे। वे लोग इतने दरिंदे थे कि अपने घर की लड़कियों को भी नहीं छोड़ते थे। बुआ कहने लगी कि तेरे कमीनों, तुमने गांव की लड़कियों को नहीं छोड़ा, कम से कम अपने घर की लड़कियों को तो छोड़ देते। वो भी तो तुम्हारी बहन बेटियां थी, पर जिनके सर पर शैतान सवार हो, उन्हें यह सब बात समझ में ही कहाँ आती है। अब सारे गांव वाले फूफा जी हम सबको लेकर घर आए। मेरे फूफा जी और गांव वाले मेरा और मेरे दोस्तों का शुक्रिया कहने लगे और शाबाशी देने लगे कि आज 19-20 साल के लड़के हम लोगों को कितनी बड़ी मुसीबत से बचाए हैं और हम सब इतने बड़े होकर भी ऐसी चीज़ें सोच भी नहीं सके और हमारे गांव की लड़कियां गायब होती रहीं। अब सारा गांव सुरक्षित है, पर बुआ फूफा को अभी तक बात समझ में नहीं आ रही थी कि सीमा दीदी को वो लोग क्यों ले जा रहे थे, क्योंकि सीमा दीदी तो सुंदर ही नहीं थी। तो पुलिस वालों से फिर पूछा गया तो उन्होंने बताया कि वे 10 से 15 बदसूरत लड़कियां चाहिए थी, क्योंकि सामने वाले पार्टी की डिमांड थी कि अब ऐसी लड़कियों को देखना चाहते हैं जो बदसूरत होती हैं, वह बाकी चीज़ों में कैसी होती हैं। इसलिए हम लोग ऐसी लड़कियों को उठाने का काम शुरू किए थे। पर शुक्र है भगवान का कि अब गांव की लड़कियां सुरक्षित हैं। मेरी दीदी की शादी हो गई है, मेरी बुआ फूफा और गांव के सभी लोग बहुत ज़्यादा खुश हैं और सुरक्षित हैं और अब सब लोगों को इतनी हिम्मत है कि वे लोगों की मुसीबत का डटकर सामना कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर हम किसी के सामने हार मान लेंगे तो वो हम पर हावी होता चला जाएगा, इसलिए हमें अपने दिमाग से काम लेना चाहिए। डर को कभी भी अपने ऊपर हावी नहीं होने देना चाहिए, क्योंकि डर के आगे जीत है। उन लोगों को और स्मार्टनेस, गांव में खौफ पैदा करने की जो ट्रिक लाल कार्ड, उसी ने हम लोगों को बचाया और उन्हें डुबो दिया। उनका यह ट्रिक हमारे बहुत काम आया, वरना शायद हम कभी पता ही न कर पाते। अगर अचानक से लड़कियां गायब होती तो हम लोग समझ ही न पाते कि कांड कब होने वाला है और कब होगा। पर अब सब ठीक है। तो दोस्तों, यह थी मेरी कहानी। इस कहानी के बारे में आपका क्या कहना है, प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा। फिर मिलते हो अगली कहानी में। यह कहानी सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।